बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ईसा नकवी। अमेरिका बहादुर ने जेडी वैंस ने पब्लिकली ये कहा कि हम अपना फाइनल एंड बेस्ट ऑफर ईरान को सबमिट कर दिया है, टेक इट और लीव इट। यानी ये मामला था कि या ईरान अब इन बातों को मान लेगा या इन बातों को छोड़ देगा। नहीं मानेगा, छोड़ देगा तो उस सूरत में ईरान पर बमबारी होगी, तबाही होगी और जंग का दोबारा आगाज होगा। और उसके लिए बाकायदा पूरा माहौल बनाया गया है। सिर्फ आज ही की बात कर रहा हूं, हमसे चंद घंटे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिकी मीडिया को इंटरव्यू दिया। 27 सेकंड का क्लिप है, लहजे में ललकार और लहजे की फनकार सुने। So to be clear, you're saying that you need at least the prospects for a signed deal today and tomorrow, or else you would resume bombing Iran. Well, I expect to be bombing because I think that's a better attitude to go in with. But we're ready to go. I mean, the military is raring to go. They are absolutely incredible. You know, I built the military my first term. मैंने अपने पहले दौरे सदारत में अमेरिका की फ़ौज को इतना ताकतवर बनाया था कि आज मैं अपने दूसरे दौरे सदारत में उस ताकत को एक्सरसाइज कर रहा हूं। और हम अगर कोई बेस्ट डील जो हम चाह रहे हैं वो हमें नहीं मिलती तो हम ईरान पर बमबारी शुरू कर देंगे। इसी वजह से मैं कह रहा हूं कि ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है अमेरिका की, कि अमेरिका जिसने फाइनल एंड बेस्ट ऑफर दे दी थी और कहा था कि टेक इट और लीव इट, ईरान जो है वो अब इससे हट नहीं सकता। अपनी मर्जी के टर्म्स डिक्टेट करने की कोशिश की जा रही थी अमेरिका की तरफ से। ईरान ने क्या किया? ईरान ने सिंपली ये कहा कि आप बाजू मरोड़ कर, आप दबाव डालकर, आप धमकियां देकर हमारे से सरेंडर नहीं करवा सकते, हमें झुकने पर मजबूर नहीं कर सकते, हमें अपनी बात मानने पर मजबूर नहीं कर सकते। ईरान जो है वो फाइट करेगा मैदान में। अगर आपको हमला करना है आ जाएं, हम तैयार हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने बाकायदा ये कहा कि हमने सीज़ फायर के इस वक्त के दौरान रीस्टॉक किया है दोबारा से अपने असासों को। और ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है। इस तमाम सीज़ फायर की मुद्दत के दौरान ये जब अल्टीमेटम्स दिए जा रहे थे, अमेरिका का जो ट्रिपोली ग्रुप है जिसमें सैन डियागो और न्यू ऑरलिन्स नामी शिप्स, ट्रिपोली ग्रुप जो है वो पूरा यहाँ पर आया, जिसके ऊपर 3500 एम्फीबियस अटैक के मरीन्स, बेस्ट ऑफ द बेस्ट जिनको समझा जाता है, उनको मुंतकिल किया गया। 10,000 इजाफी ट्रूप्स जो हैं वो लाए गए इस पूरे रीजन में। ईरान की नाकाबंदी जो है वो ईरान का घेराव किया गया। 82nd एयरबॉर्न डिवीज़न के पैराट्रूपर्स, छाता बरदारों को बुलाया गया। अपने तमाम असासे मुख्तलिफ रीजन्स में मौजूद उनको यहाँ मुंतकिल किया गया। फिर ख़बरें आई कि जो USS जेराल्ड फोर्ड है वो एक मरतबा फिर रीजन में भिजवाया जा रहा है। और पूरी नाकाबंदी करने के बाद बाकायदा उस स्टेज पर आ चुका। लेकिन हमने देखा कि ईरान ने कहा लबनान में सीज़ फायर शामिल करें, वो करना पड़ा। ईरान ने कहा कि हमारे एसेट्स जो हैं उनको अनफ्रीज़ किया जाए, उसका अमल शुरू किया गया। और अब ईरान जो है वो इस बात पर अड़ गया कि अगर आप नाकाबंदी ख़त्म नहीं करेंगे तो फिर हम मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद नहीं आएंगे। इस्लामाबाद में बड़े ताम झाम के साथ बड़े लाव लश्कर जो है वो बुलाए गए। पूरे पंजाब भर से नफरी बुलाकर पूरे इस्लामाबाद को सील कर दिया गया, छुट्टियां अनाउंस कर दी गई, लॉकडाउन लग गया, मार्केटें बंद करवाई जा रही हैं, तैयारी हो रही है, कन्वेंशन सेंटर जो है उसमें सफाइयों का अमल जारी है। ये सारा कुछ हो रहा था। लेकिन ईरानी जो हैं, और फिर बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पीर के दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे, फिर कहा मंगल के दिन मुज़ाकरात शुरू होंगे। अभी जेडी वैंस आ रहे हैं, अभी जैरेड कुशनर को, स्टीव विटकॉफ को मैं भेज रहा हूँ इस्लामाबाद। एक के बाद एक कम से कम 6 लैंडिंग्स रिपोर्ट हुई हैं। US C-17 ग्लोब मास्टर तैयारे की जो बड़े इक्विपमेंट जो है वो लेकर आया। जेडी वैंस आएंगे, फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा मैं आऊँगा डील साइन करने के लिए। ये पूरा माहौल बना दिया गया था। लेकिन ईरानियों ने कहा कि हम नहीं आ रहे, और अगर आपको जंग करनी है तो फिर मैदान जंग में आए, वहाँ पर बैठकर जंग करते हैं, वरना हमें आप टर्म्स डिक्टेट नहीं कर सकते। रिएक्शन क्या आ रहा है पूरी दुनिया से, बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, जो एडवाइज़र हैं ईरानी स्पीकर के, मोहम्मद बाकिर कालीबाफ के,
انہوں نے جو سٹیٹمنٹ دیا دیٹ از ویری انٹرسٹنگ، اور وہ یہ سسپیکٹ کر رہے ہیں ایرانیئنس کے یہ جو سیز فائر کا وقفہ ہے، یہ جو نیا سیز فائر اناؤنس کیا گیا ہے، اس دوران ایران کے اوپر ایک سرپرائز اٹیک ہو سکتا ہے. لیکن حیران کن طور پر یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے باقاعدہ یہ پوسچرنگ لینا شروع کر دیا کہ اب ہم انیشیٹو لیں گے. کیا کہا؟ ٹرمپس سیز فائر ایکسٹینشن مینز بائنگ ٹائم فار اے سرپرائز اسٹرائک. ایڈوائزر ٹو ایران اسپیکر. ٹرمپ کا جو سیز فائر ایکسٹینشن ہے مینز نتھنگ، ہمارے لیے اس کا کوئی مطلب نہیں ہے، سیز مہدی محمدی، ایڈوائزر ٹو ایران's پارلیمنٹ اسپیکر. The losing side cannot dictate terms، کہ ہارنے والی جو پارٹی ہے وہ اپنے ٹرمز ڈکٹیٹ، اپنی شرائط ڈکٹیٹ نہیں کر سکتی. The continuation of the siege is no different from bombardment and must be met with a military response. کہ جو ایران کی بحری ناکہ بندی کی گئی ہے یہ بالکل اسی طریقے سے ہے جیسے ہم پر جب بمباری ہو رہی تھی، اور اس کے اوپر اب ایک فوجی رد عمل کا انتظار کیا جائے. مور اوور ٹرمپ کا جو سیز فائر ایکسٹینشن ہے یہ ایک وقت بائے کرنے کا، سرپرائز اسٹرائک کے لیے اس کا جو ہے وہ ٹائم بائے کیا گیا ہے. دا ٹائم فار ایران ٹو ٹیک دی انیشیٹو ہیز کم، کہ اب وقت آ گیا ہے کہ حملہ کرنے کا انیشیٹو ایران لے. اب ہم اس میں جو ٹراجیکٹری دیکھ رہے ہیں، سمپل میتھمیٹکس کی بات ہے، یہ بات ہم پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ یہ جنگ، اس کا جو تعین ہے اس کے نتیجے کا اور اس میں سیز فائر کا، یہ اس بنیاد پر ہوگا کہ ایران کے بیلسٹک میزائلز اور ڈرونز کا سٹاک پائل پہلے ختم ہوتا ہے یا ان کو روکنے کی امریکی اور اسرائیلی صلاحیت پہلے ختم ہوتی ہے. whoever runs out of their stockpile first will lose. اور ہم نے دیکھا کہ امریکہ کے پیٹریاٹ انٹرسیپٹرز، امریکہ نے پولینڈ سے مانگے، دینے سے انکار ہو گیا. تھرڈ سسٹم جو ہے اس کو موو کر کے ساؤتھ کوریا سے اسرائیل پہنچانے کے لیے سر توڑ کوششیں شروع کر دی گئیں. تو مختلف ممالک سے ایئر سپیس مانگی گئی، حتیٰ کہ وہ وولودیمیر زیلنسکی جس کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اوول آفس میں بٹھا کر، وائٹ ہاؤس میں بٹھا کر بے عزت کیا تھا، پوری دنیا میں اس کی عزت کا جنازہ نکالا تھا، جس کو کہا تھا یو ڈونٹ ہیو اینی کارڈز، کہ تمہارے پاس اب کوئی پتے نہیں ہیں. اور جب وہ گفتگو کرنے کی کوشش کر رہا تھا اس کو باقاعدہ سنب کیا گیا. اس کا منت ترلا کیا امریکہ نے کہ ہمیں ڈرونز کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کچھ بھیجیں، کچھ ہمیں ٹیکنالوجی، اپنے ایکسپرٹس بھیجیں، جس کا اس نے اگری بھی کر لیا. لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کے پاس انٹرسیپٹرز ختم ہو گئے تھے. جنگ کے شروع ہونے کے تیسرے چوتھے دن جس شخص نے بلا کر ڈیفنس کمپنیز کے سی ای اوز سے میٹنگ کی اور ان کو یہ کہا ہو کہ آپ 24 گھنٹے کام کریں، 3 شفٹس میں کام کریں، اوور نائٹ کام کریں، اوور ٹائم کام کریں، اور اس وقت کے دوران ہمیں نئے انٹرسیپٹرز بنا کر دیں جو اتنی آسانی سے نہیں بن سکتے. اور جب لاسٹ سیز فائر ہم نے دیکھا کہ اناؤنس ہوا اور ایکسٹینشن ہوئی، وہ کس بنیاد پر ہوئی تھی؟ جو آخری گفتگو پاکستان کے ذریعے امریکہ کو کمیونیکیٹ کی گئی تھی، اس میں یہ کہا گیا تھا ایران کی طرف سے کہ ہمارے پاس ابھی بھی 15,000 بیلسٹک میزائلز اور 45,000 ڈرونز موجود ہیں. یاد رہے کہ سم ویئر بٹوین 1300 to 2400 صرف اس 40 روزہ جنگ میں 1300 سے 2400 کے درمیان بیلسٹک میزائلز اور لگ بھگ 3700 سے 4000 ڈرونز کل ملا کر ایران کی طرف سے فائر کیے گئے. اور انہوں نے اتنی تباہی اور بربادی پھیلائی کہ اسرائیل کے طول و عرض پہ ارد اور دمونا اگر نہیں بچے، اگر حیفا کی آئل ریفائنری نہیں بچی، وہاں پر ہٹ ہو گیا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر واقعی 15,000 نہ بھی ہو، ایگزیجریٹڈ نمبر ہو، اگر 7-8 ہزار بیلسٹک میزائلز بھی موجود ہوں ایران کے پاس، جس کا پیٹ ہیگسیتھ نے اپنی گفتگو میں اعتراف کیا کہ ہم سیٹلائٹس کے ذریعے دیکھ رہے ہیں کہ ایکسکیویشن کا کام جاری ہے اور ایران اپنے میزائل سٹیز سے نیا آرسنل نکال رہا ہے اور ہم بھی ری سٹاک کر رہے ہیں. اصل معاملہ ایران، ظاہر ہے کہ میں ہمیشہ سے اس جنگ کے آغاز سے بار بار یہ بات کہتا آیا ہوں کہ امریکہ کے لیے ایران میں بڑے پیمانے پر تباہی اور بربادی پھیلانا کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے. ان کے پاس ایسے بمبار طیارے موجود ہیں، B-1 لانسرز ہیں، ان کے پاس B-52 بامبرز ہیں. وہ جو برطانیہ ہے اس کی فارورڈ بیسز سے اڑیں گے، وہ آئیں گے، وہ آ کر اس بلندی سے ایران کے اوپر بمباری کریں گے کہ جس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے جو لو فلائٹ نہیں ہوتی، جن کی نچلی پرواز نہیں ہوتی، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. وہ آئیں گے، وہ بنکر بسٹر بمبز برسائیں گے، 5-5 ہزار 6-6 ہزار پاؤنڈ وزنی بم، وہ وہاں پر بڑی تباہی مچائیں گے. اصل معاملہ ایران کی تباہی اور بربادی کا نہیں ہے. امریکہ جو ہے
उनके पावर प्लांट्स भी तबाह कर सकता है, उनके ब्रिजेस भी तबाह कर सकता है। असल सवाल ये है कि जो ज़ाग्रोस माउंटेन रेंज है वहाँ पर ईरान का अगर स्टॉक पाइल ऑफ ड्रोन्स एंड बैलिस्टिक मिसाइल्स मौजूद है तो ईरान ने कहा कि ठीक है, अगर आप हमें स्टोन एज में लेकर जाना चाहते हैं, अगर आप कहते हैं कि हमें पत्थर के दौर में वापस भेज देंगे, तो पत्थर के दौर में और आज के दौर में फ़र्क ये है कि पत्थर के दौर में स्टोन एज में मिडल ईस्ट से एनर्जी के ज़खायर हाइड्रोकार्बन्स नहीं निकलते थे, तेल और गैस नहीं निकलता था। आप हमें पत्थर के दौर में पहुंचाएं, हम इस पूरे रीजन को पत्थर के दौर में पहुंचा देंगे। यानी कि दे डायरेक्टली थ्रेटेंड कि ईच एंड एवरी ऑयल रिफाइनरी, ईच एंड एवरी गैस फील्ड, चाहे वो LNG के टर्मिनल्स हों, वो हबशान गैस फील्ड हो, वो रास लफान हो, वो रास तनूरा हो, तमाम रीजन में जो रिफाइनरीज हैं वो निशाना बनेंगी। और कम से कम 55 टारगेट्स एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर के वो सिर्फ और सिर्फ इजराइल में लॉक कर लिए गए थे, जिसके बारे में इजरायली मीडिया ने बड़े वसूख के साथ दावा किया कि रशियन सैटेलाइट्स के ज़रिए ईरान को उनकी लोकेशंस, मैप कोऑर्डिनेट्स सब कुछ फराहम कर दिया गया है। एंड इट इज़ जस्ट वन फायर अवे, क्योंकि इसराइल के पास भी जो बड़ा ही सोफिस्टिकेटेड आयरन डोम निज़ाम है मिसाइल्स को और ड्रोन्स को काउंटर करने के लिए, वो भी अब अपनी कैपेसिटी के ऊपर परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, सिस्टम ओवरवेल्म हो चुका था। तो इस सारी सूरत हाल में जो ईरान की धमकी है वो कारगर साबित हुई और अमेरिका को एक बड़ी शिकस्त मैदान जंग में हुई। और हम इस पे देख रहे हैं कि जो बाकायदा रद्द अमल आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले तो जो वफूद आ रहे थे, अब अगली कोई तारीख होगी तो होगी। फ़िलहाल ना तो ईरानी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है, ना अमरीकी वफ्द पाकिस्तान आ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने शुक्रिया पाकिस्तान का अदा किया, लेकिन अब जिम्मेदारी बढ़ गई है, अब स्टेक्स बढ़ गए हैं। पाकिस्तान के लिए भी इन मुज़ाकरात को कामयाब करवाना, द ओनस हैज़ बीन एक्चुअली पुट ऑन पाकिस्तान कि पाकिस्तान को ये सब कुछ करना है। पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ वो इज़हार तशक्कुर कर रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। फिर जो नाइब सदर हैं JD वैंस, उनके हवाले से बयान जो है वो वाइट हाउस से जारी कर दिया गया है। और ईरान का जो सरकारी मीडिया, उसने कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात के लिए अमरीकी शराइत को यकसर मुस्तरद कर दिया। और हैरान कुन तौर पर जो लफ्ज़ अल जज़ीरा ने इस्तेमाल किया वो स्पर्न का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, विच मीन्स कि एक होता है रिजेक्ट करना, मुस्तरद करना, और एक होता है धुतकारना, हतक के साथ, बेइज्जती के साथ। तो ईरान ने अमरीकी शराइत को बाकायदा स्पर्न किया है, उनको धुतकारा है और ये कहा है। अब ईरानी मीडिया, जो सरकारी मीडिया है, वो ये कह रहा है कि हमने अमरीकी शराइत को मुस्तरद कर दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने यकतरफा तौर पर फायरबंदी में तोसी की है। दूसरी तरफ डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई और कहानी सुना रहा है। जाहिर है कि ईरान में जो है वो एक सवाल तो मौजूद है कि क्या वाकई वहाँ पर कोई ऐसा वैक्यूम पैदा हो गया है, वहाँ पर कोई इख्तलाफ राय मौजूद है, जिसकी कुछ एम्पिरिकल एविडेंस, कुछ हमें सर्कमस्टेंशियल एविडेंस कुछ वाक़यात में नज़र आता है, ख़ास तौर पर जो आबनाए हुर्मुज़ वाला मामला है वहाँ पर। लेकिन अब ज़ाहिर है कि ये बात वाज़ेह हो गई कि डोनाल्ड ट्रंप को रेसिप्रोकेट करना था कि जब ईरान ने यह ऐलान किया कि हम आबनाए हुर्मुज़ खोल रहे हैं, तो उसके बाद कुछ स्टेप्स अमेरिका ने उठाने थे, नेवल ब्लॉकेड अनाउंस नहीं करनी थी, जिसकी वजह से मामला बिगड़ कर यहाँ तक पहुँचा। अल जज़ीरा मेरे सामने मौजूद है, पूरी दुनिया का मीडिया इस वक्त भरा पड़ा है अमेरिका की इस शिकस्त को। और फिर अब जाहिर है कि जो अमेरिकन मीडिया इसको ताबीर कर रहा है शिकस्त के साथ, उसके ऊपर हमले किए जा रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स को, वाशिंगटन पोस्ट को, वॉल स्ट्रीट जर्नल को कहा जा रहा है कि जो लेगेसी मीडिया है ये दरअसल है ही डोनाल्ड ट्रंप के ख़िलाफ़। आपने अगर देखना है तो जाकर आप सोशल मीडिया पे हमारे मतवालों को, हमारे जियालों को, उनको सुने जनाब, वो जो जिस तरीके से बात कर रहे हैं। लेकिन ईरान जो है उसने वाज़े कर दिया है कि ईरान्स मिलिट्री रेडी एंड ऑन द ट्रिगर इफ़ द US अटैक्स, कि अगर कोई सरप्राइज़ अटैक होता है तो ईरान की जो मिलिट्री है वो ना सिर्फ ये कि तैयार है, बल्कि हमारी उंगलियां, उन्होंने कहा कि ट्रिगर के ऊपर मौजूद हैं। इब्राहिम जुल्फ़िकारी जो स्पोक्स पर्सन है ख़ातमुल अंबिया हेडक्वार्टर के, उन्होंने अब से थोड़ी देर पहले ये बयान जो है वो जारी किया है। और इस एक्ट को, जो ब्लॉकेड है, इसको सैयद अब्बास इराक़ची, ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर, वो ये कह रहे हैं इट इज़ एन एक्ट ऑफ वॉर। तो सिचुएशन बड़ी ड्रामाई हद तक तब्दील हो चुकी है। और दिलचस्प बात यह है कि मैंने अभी तकरीबन 1 घंटा पहले
اس سیز فائر کی اناؤنسمنٹ سے 1 گھنٹہ پہلے میں نے ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور اس میں میں نے باقاعدہ اس بات کا تذکرہ کیا تھا. میں ویڈیو ان اینی کیس وہ یو ول سی دیٹ ویڈیو, شاید کوشش تھوڑی ایڈیٹنگ کے ساتھ میں اس کو لگا دوں کیونکہ اس کے سٹارٹ کے پورشن میں یہ سوال موجود تھا کہ سیز فائر ہوگا یا نہیں. تو اب کیونکہ سیز فائر ہو چکا ہے, وہ صبح کے وقت تقریباً 6-7 بجے پبلش ہونی تھی, لیکن اب اس کو میں تھوڑا سا لیٹ پبلش کروں گا. لیکن اس میں میں نے اس کا تھمبنیل یہ تھا کہ سیز فائر ختم ہونے سے چند گھنٹے پہلے روس نے ایران کے حق میں بڑی چال چل دی. اب امریکہ کو نئے حملے سے پہلے نئی جمع تفریق کرنی ہوگی. اور وہ ویڈیو ہے جس میں میں نے پورا ایکسپلین کیا ہے کہ ایران کو چائنا سے بھی زیادہ رشیا کس طریقے سے اس جنگ میں سپورٹ کر رہا ہے. اس ویڈیو کو بھی دیکھیے گا, اپنا فیڈ بیک بھی دیجیے گا. انشاءاللہ گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.